नमस्कार, मैं हूँ मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। मुद्दे की बात में आज फिर चर्चा करेंगे वैश्विक मुद्दे पर जो देश दुनिया के लिए अब चिंता का विषय बनता जा रहा है और वो है ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष, जिसे अब आधिकारिक रूप से युद्ध के रूप में घोषित कर दिया गया है। इजराइल लगातार ईरान पर हमले कर रहा है और ईरान भी मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। ईरान और इजराइल के बीच का ये जो युद्ध है वो इसलिए भी ज्यादा तेजी पकड़ता जा रहा है क्योंकि अमेरिका जैसे बड़े देशों ने इजराइल का साथ दिया है। ऐसे में अब ईरान और इजराइल के बीच ये जो युद्ध चल रहा है क्या मोड़ लेगा आगे चलकर, देश दुनिया पर इसका क्या असर होगा और भारत को किस तरह की भूमिका इसमें सुनिश्चित करनी होगी, इन सारे मुद्दों पर आज बात होगी। क्योंकि फिलहाल तो भारत ने ये कह दिया है कि दोनों देशों को आपस में बात कर मुद्दा सुलझाना चाहिए, लेकिन दोनों देश आपस में बात करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अलग अलग देशों की कोशिश के बावजूद तैयार नहीं है। ऐसे में ये जो युद्ध है चिंता का विषय देश दुनिया के लिए बनता जा रहा है, क्योंकि अब अलग अलग देशों के पास जब परमाणु शक्ति है तब युद्ध जैसी स्थिति और भी खतरनाक साबित हो जाती है। कुछ मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं जिस पर अ, आने वाली सिचुएशन क्या होगी ये उनके साथ चर्चा करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि भारत इसमें अपनी भूमिका कैसे अदा करता है। मेरे साथ जो मेहमान जुड़े हैं सबसे पहले आपको उनसे रूबरू करवा देती हूँ। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की ओर से उर्वेश कंथारिया जी जुड़े हैं। उर्वेश जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। मेरे साथ कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर निकुल पटेल जुड़े हैं। सर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में हमारे साथ ज्योति अमीन जी एक बार फिर जुड़ी हैं, जो फॉरेन नीति से काफी अ, अ, जानी पहचानी और उनका काफी अभ्यास है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। चलिए, सबसे पहले आप सभी मेहमानों की प्रतिक्रिया ले लेती हूँ 2-2 मिनट की। आप क्या सोचते हैं जिस तरह ये स्थिति जो है अब बिगड़ती जा रही है, लगातार दोनों देश एक दूसरे पर जानलेवा हमले करते जा रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में निर्दोष नागरिकों की मौत हो रही है। हर देश के पास मिसाइल्स होना, ड्रोन्स होना, एटॉमिक पावर होना उसकी ताकत माना जाता है, लेकिन उस ताकत का जब दूसरे देश पर इस्तेमाल किया जाता है तो भोग जो है, शिकार जो है वो निर्दोष नागरिक बनते हैं और कुछ ऐसा ही ईरान और इजराइल में देखने मिल रहा है। उर्वेश जी, क्या कहेंगे ये जो स्थिति बन रही है उस पर? स्थिति बहुत गंभीर है। आज जिस तरह से तनाव में बढ़ोतरी हुई है तो एक चिंता का विषय उभर के आया है समग्र विश्व के सामने। अब तक जो इजराइल की जो भी प्रक्रिया से वो आतंकवादियों से लड़ रहे थे, गाजा, हमास, हूतीस, तभी ये जो एस्केलेशन आज देख रहे हैं वो इतने इतने डिग्री में एस्केलेशन नहीं था। अभी दो ताकतवर देश आमने सामने आ गए और युद्ध की जो है अनाउंसमेंट भी हो गई है। जी। तो ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जो भी आतंकवादी प्रवृत्तियां थी, यानी कि है, उसके पीछे इजराइल हमेशा वो मानता था कि ईरान के बैकअप से हो रही है। जी। और ईरान ये समझता था कि इजराइल जो है वो आतंकवादी प्रवृत्तियां जो है उनके सामने लड़ाई नहीं कर रहा है, लेकिन एक प्रॉक्सी वॉर करके ईरान के सामने ही वो लड़ाई कर रहा है। जी। लेकिन अभी जो पोजीशन है वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट हो गई सिचुएशन। और दोनों के एक दूसरे के जो बेसिस है, मिलिट्री बेसिस हो, कुछ सिविलियन बेसिस है, उनके ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। जी। भारत के कुछ लोग जो ईरान में रहते हैं उनको कैसे वहां से वापस लाया जाए, उसके बारे में भी प्रक्रिया शुरू हो गई। जी। तो तभी तेहरान ने बताया था कि वो लोग बॉर्डर से बाहर निकल सकते हैं रोड रूट से, और फिर वहां से आर्मेनिया से उनको वापस लाया। जी। ऐसे 110 भारतीय नागरिक जो ईरान में रहते थे, इनको आर्मेनिया से
एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है, हम्म। वो भारत का एक इमीडिएट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है। जी। दूसरा कि हमारी जो डिप्लोमेटिक पोजीशन रही है कि डायलॉग और डिप्लोमेसी से इनका सॉल्यूशन लाना चाहिए। हम्म। किसी की साइड हम नहीं ले रहे। हम्म। हम मान रहे हैं कि ये युद्ध में तनाव जो है कम होता जाए हम्म। और उसमें विराम विराम हो, बातचीत हो, डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस हो। जी। अभी इसमें एक बहुत अजीब पहलू ये है हम्म। मयूरिका जी कि जी। कुछ देश, बड़े ताकतवर देश जैसे अमेरिका, हम्म। वो ओपन एंडेड साइड लेके पोजीशन बना के रखे हुए, हम्म। हम्म। इजराइल की साइड लेके रखे। जी। अभी इनको न्यूट्रल पोजीशन में लाना, डायलॉग डिप्लोमेसी के बेस पे लाना, वो हम्म। सबसे बड़ी प्रक्रिया है जी। अभी। और इसमें भारत क्या कर सकता हम्म। है, और भी जो लाइक माइंडेड जो थिंकिंग जो है, हम्म। ऐसे देश उसमें क्या कर सकते हैं, जी। कैसे कर सकते हैं, हम्म। इनका इम्पैक्ट कैसा होता है। हम्म। कभी इंटेंट अच्छा रहता है लेकिन इम्पैक्ट क्या, वो राइट। देखना। जी। तो हमारा इंटेंट है, हमारे बड़ा प्रधान मोदी जी ने बात की हुई है, हम्म। प्रधानमंत्री उनके जो है इजराइल के नेतन्याहू जी के हम्म। साथ, हम्म। और यहाँ जयशंकर जी ने ईरान के एक्सटर्नल अफेयर्स फोर्सेस के साथ बात की हुई है। हम्म। तो ये बात में कितनी गहराई आती है, कितनी इम्पैक्ट होती है, हम्म। उससे कुछ कुछ भी डायलॉग अगर शुरू होता है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है सारे जी। विश्व की। जी। तो भारत किस तरह से इस मसले को डील करता है उस पर तो नजर बनी ही रहेगी, क्योंकि जब भी दो देशों के बीच युद्ध होता है तो असर कहीं ना कहीं हर देश पर पड़ सकता है, क्योंकि व्यापार से या किसी तरीके से देश जो है कनेक्टेड होते हैं, हमारे बहुत सारे नागरिक वहां रह रहे हैं। ऐसे में सभी देशों की भूमिका और सभी देशों का स्टैंड बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कांग्रेस पार्टी की ओर से डॉक्टर निकुल पटेल हमारे साथ जुड़े हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो युद्ध है, स्थिति अब तंग होती जा रही है, आधिकारिक ऐलान हो गया है और बड़ी बड़ी मिसाइल्स अब दिन भर दागी जा रही है। ऐसे में ये जो स्थिति है किस हद तक जाती हुई दिखाई पड़ रही है? अगर हम इसकी बात करें शुरुआत से, तो ये गुरिल्ला वॉर से स्टार्ट हुआ था और डेफिनेटली टेररिज्म के बेस पे कि कोई भी देश टेररिस्ट को चला नहीं देगा, और वो बेस पे जब दोनों देश एक दूसरे के साथ लड़ना स्टार्ट किया तो हमें पता है कि बहुत टाइम से चल रहा है। और वो हम्म। समय के अनुसार हर एक देश जो दूसरे देश है वो उनको समझा रहा है कि ये जो ये जो भी मसला है उसको बातचीत से हल किया जा सकता है। और हम्म। ऐसा नहीं है कि प्रयत्न नहीं हुआ है, बहुत हम्म। बार प्रयत्न किए। इवन मुझे याद है प्रधानमंत्री ने भी हमारे वहाँ पे बात किया था और उसका भी डिस्कशन चल रहा था। पर अभी जिस तरह इजराइल ने अ, ईरान के ऊपर जो अटैक स्टार्ट किया है, हमने देखा कि टारगेटेड ओरिएंटेड अटैक था, जहाँ पे उन्होंने न्यूक्लियर जो साइट्स था उनका वहाँ पे अटैक किया है, उनके जो साइंटिस्ट थे उन पे अटैक किया है, फिर उनके जो मिलिट्री हेड्स थे उन पे हम्म। पहले अटैक किया। और वो अटैक को ईरान डेफिनेटली नहीं मानेगा, हम्म। क्योंकि इजराइल को ऐसा लग रहा है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और उनके लिए वो आने वाले दिनों में एक खतरा हो सकता है। क्योंकि जी। अगर हम ईरान को समझे तो वो एक हम्म। न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, क्योंकि वहाँ पे जो भी वर्ल्ड वाइड यूरेनियम का रिक्वायरमेंट है तो उनका एनरिचमेंट प्लांट उनके पास है, और वो यूरेनियम सप्लाई भी करते हैं। और हमको पता है कि गल्फ कंट्रीज और मिडल ईस्ट में क्रूड भी एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पैरामीटर है, जहाँ से वो लोग का जो उनका जो इकोनॉमी है वो स्टैंड स्टिल रहता है। तो हम्म। ये सब बातों के बीच में हमें पता है कि इजराइल ने जो शुरू मीन्स जो अटैक स्टार्ट किया, तो अभी हम्म। ये जो अटैक है वो वॉर के रूप में रूपांतरित हो गया है। और डेफिनेटली दोनों देश किसी हम्म। की भी मध्यस्थता बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो अमेरिका बोले या रशिया बोले। पर इन हम्म। सब के बीच में अगर हम हमारी बात करें तो भारत हमेशा
कभी भी किसी देश, दो देशों के आंतरिक मामले में नहीं बोलता और हमेशा शांति प्रिय बात करता है, अगर हमारा इतिहास देख ले तो। और वही राह पे अभी की भी जो सरकार है वो डेफिनेटली वही राह पर है, तो वेलकम स्टेप है। परंतु जिस तरह अमेरिका अब इन्वॉल्व हो रहा है इस पूरे युद्ध में, उसने पूरा एयरक्राफ्ट करियर जिस तरह सी में स्टेबलाइज किया है, तो आने वाले दिनों में इसका परिस्थिति और भी गंभीर हो सकता है, ऐसा मेरा खुद का मानना है। जी बिल्कुल, तो इसी पर देश दुनिया की नज़र है, क्योंकि अमेरिका जैसा देश जब शामिल होता है युद्ध जैसी स्थिति में, और अगर इज़राइल का खुलकर साथ देता है, ये भी कहा जा रहा है कि वॉरशिप को आगे बढ़ाया जा रहा है, मिडल ईस्ट पर खतरा हो सकता है, तो ये सारी बातें चिंता बढ़ा रही है। पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में ज्योति जी हमारे साथ है। ज्योति जी, जब हम परसों इस मामले में बात कर रहे थे, तब किसी ने कमेंट करके पूछा कि ये मिडल ईस्ट क्या है? मुझे भी स्टडी करना पड़ा कि मिडल ईस्ट में कौन-कौन से देश आते हैं, क्या-क्या है। हमारे दर्शकों को आप ज़रा इस पर ज़रा बताइए कि मिडल ईस्ट बहुत ज़्यादा ये शब्द चर्चा में है। क्या है ये मिडल ईस्ट? मयूरिका, मिडल ईस्ट की पहले परिभाषा की अगर बात करें तो हम दुनिया को दो हिस्सों में बांटते हैं, पूर्वी विश्व और पश्चिमी विश्व। तो पश्चिमी विश्व में यूरोप से उधर पश्चिम दिशा वाले देश आते हैं, जो अमेरिका तक जाता है, क्योंकि अपनी पृथ्वी गोल है, तो वो अगर वैसे देखें तो कोई दिशा मायने नहीं रखती है, लेकिन पूर्व और पश्चिम कहने के लिए हमें उस गोले को हम आधे-आधे डिवाइड कर दिए। तो जो पूर्व का भाग है वो पूर्वी विश्व हो गया, और उसके बाद यूरोप और अमेरिका और अफ्रीका वगैरह सब उसमें आते हैं, ठीक है, पश्चिम जी। कनाडा या नीचे का जो साउथ अमेरिका वगैरह है वो सब। अगर हम बात करें पूर्वी विश्व की, तो उसके 3-4 भाग किए गए हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ा जो एशिया का खंड है वो पूर्वी भारत में है, और एशिया खंड बहुत बड़ा है, और उसके अंदर फिर नीचे जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और उसके नीचे वाले जो टापू हैं वो हम फार ईस्ट कहते हैं, जापान वगैरह वो फार ईस्ट में आता है। उसके बाद जो हमारे जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन वगैरह वो हम साउथ एशिया में गिने जाते हैं जी। और जो मिडल ईस्ट है तो ये गल्फ कंट्रीज है। गल्फ यानी वो जो खाड़ी बनती है यूरोप और अपने मतलब समझो अफगानिस्तान के बीच वाला हिस्सा जी। तो वो जो बीच वाला हिस्सा है तो वो गल्फ कंट्रीज या मिडल ईस्ट कहलाता है जी। तो वो जो भाग है गल्फ कंट्रीज, तो वहाँ वो पेट्रोलियम रिच पूरा एरिया है, और वो लोग पहले वहां पे चूंकि रेगिस्तान हुआ करते थे तो उज्जड़ प्रदेश था, गरीबी थी, और उसके बाद जब पेट्रोल का आविष्कार हुआ और वहां पे बहुत सारे कुएं पाए गए तो रातों रात वो देश सब बहुत धनाढ्य बन चुके हैं। तो ये हो गया मिडल ईस्ट की परिभाषा। ये है कि यूरोप और अफगानिस्तान के बीच वाले जो देश हैं वो सारे मिडल ईस्ट में आते हैं जी। और वहाँ पे मुस्लिम मतलब धर्म का बाहुल्य है वहाँ पे। तो ये जो सारी जड़ है, उस दिन भी अपन ने बात करी थी कि जो मुस्लिम कंट्रीज के बीच में जबरदस्ती से इजराइल को बनाया गया, ये संघर्ष तभी से चल रहा है। और अमेरिका का स्वार्थ देखो कि उसने, हालांकि जूइश पीपल सबसे ज्यादा अभी अमेरिका की इकोनॉमी पे प्रभावित करते हैं तो वो जूइश पीपल है, लेकिन उन्होंने अपने देश में उन्हें पनाह नहीं दी या अपने देश में जमीन का टुकड़ा नहीं दिया, लेकिन वहां पर जाके बसाया। और ये तभी से संघर्ष चल रहा है, क्योंकि अब अगर अब देखो इसमें मयूरी का ऐसा होता है हम किसी चीज को गलत या सही नहीं ठहरा सकते, क्योंकि हर बात के लिए अगर दो देश लड़ रहे हैं तो उनके उनके नजरिए होते हैं और वो अपनी अपनी जगह सही भी होते हैं। एक्चुअली जो मतलब बीच में बदमाशी कर जाते हैं वो स्वार्थी देश होते हैं और वो संघर्ष खड़ा कर देते हैं। जैसे जब भारत को आजाद करना ही था तो ब्रिटिशरों ने बदमाशी की थी, जबरदस्ती भारत के 3 भाग करके गए थे, और पीछे मंशा सिर्फ यही थी कि बाद में यहाँ पर झगड़े चालू रहे जी। तो ये जो होता है तो वो मतलब अब जो
उस वक्त की जो परिस्थितियां थी या जो भी था कि भाई हमारे देश को उस वक्त ये बंटवारा मानना पड़ा, लेकिन बंटवारे की बात की ही क्यों? तो वो ब्रिटिशरों की बदमाशी थी, ठीक है। जी। अब अगर हम बात करें तो हम हमारी जो विदेश नीति है तो वो सबसे पहले जब हमारा आजाद हुआ था देश, तब हमने तटस्थता की नीति अपनाई थी। अपने फाउंडर्स जो थे वो बहुत दूरंदेशी थे, क्योंकि हम जस्ट गुलामी से आजाद हुए थे, हम दूसरी गुलामी नहीं चाहते थे। तो उस वक्त दुनिया में मोटे मोटे दो ग्रुप थे, एक यूएसएसआर का और एक यूएसए का था। जी। अगर अब तटस्थता है ना, वो अपने को स्वतंत्रता देती है, क्योंकि अगर आप किसी ग्रुप से जुड़ते हो तो फिर आपकी स्वतंत्रता नहीं रहती है, क्योंकि आपको उस देश के अंडर में रहना पड़ता है। जैसे अभी पाकिस्तान है जी, वो पहले अमेरिका की साइड था और तक रहा। हम यूएसएसआर के अंडर में नहीं थे, यहाँ दोस्ती के थे, लेकिन उसके बाद यूएसएसआर टूट गया। अभी जो इक्वेशन बनी है तो वो ये है एक्चुअली हम हाँ, तटस्थता का दूसरा जो, अब हर सिक्के का दो पहलू होता है, तो इसका ड्रॉबैक ये है तटस्थता का कि अगर आपके साथ कुछ होता है ना, तो सारे देश भी आपके साथ दूर से तमाशा देखते हैं, जी। तो वो भी आपके साथ तटस्थ हो जाएंगे। तो ये फिर नहीं रहता कि हम चाहे लाख सही हो, लेकिन कोई छाती ठोक के अपनी साइड पे खड़ा रहे। ये चीज जो दुनिया की स्वार्थी राजनीति है, जहाँ हर देश अपने स्वार्थ के हिसाब से विदेश की नीति अपनाता है या मतलब स्टैंड बाय करता है, तो इसमें फिर हम आशा नहीं रख सकते कि हमारे साइड भी कोई खड़ा रहेगा, क्योंकि हमारी बारी आएगी दूसरे देश भी तटस्थ हो जाएंगे, भाई हम नहीं कुछ भी बोले। हमारी बारी आई थी तो वैसे भी कोई खड़ा नहीं रहा था, तो हम इसी जगह पर थे। हाँ, ये तटस्थता की नीति की वजह से, जी, क्योंकि ये हमें स्वतंत्रता देती है। तो ये भी बहुत बड़ा फायदा है, क्योंकि अब ये होता है कि जब आप किसी ग्रुप में हो, तो कोई देश आप पर दबाव बना सकता है। हाँ, तो उस ग्रुप के हर देश के साथ अपनी दोस्ती हो या उसकी नीति से हम सहमत हो, ये जरूरी नहीं है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। जब ये होता है तो फिर हमें मजबूरन फिर उसमें कूदना पड़ता है। जी, तो तटस्थता स्वतंत्रता देती है। जी, तो ये जो भारत की रणनीति है वो फिलहाल सही साबित होती हुई दिख रही है, ऐसा हमारे सभी गेस्ट कह रहे हैं। इज़राइल के साथ जो देश हैं उनके नाम आपको बता देती हूँ, अमेरिका, यूके, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, यूरोप के जो देश हैं, ये बड़े-बड़े देश हैं जो साथ दे रहे हैं, जबकि ईरान के साथ है चाइना, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, कतार, ओमान, टर्की, इराक, यमन के देश हैं। ये सारे देश हैं जो ईरान के साथ खड़े हुए हैं। अमेरिका की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। उर्वेश जी के पास वापस चलूँगी। उर्वेश जी, आप मुझे बताइए कि अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका हमेशा ही ऐसी कोशिश में रहता है कि कोई देशों में अगर कुछ मसला चल रहा है तो वो सुलझाएँ। लेकिन ट्रंप तो यहाँ मध्यस्थी के मूड में नज़र नहीं आ रहे हैं। उनका ये रहता है कि कहाँ तो मैं जो कहूँ वो करो, या तो फिर लड़ाई के लिए तैयार रहो। तो अगर अमेरिका इस युद्ध में बीच में आता है तो शायद ये युद्ध और बढ़ सकता है। क्या आपकी क्या राय है इस पर? प्रेसिडेंट ट्रम्प का हमेशा एक रवैया ये रहा है कि वो एंटी वॉर है। जैसे उनका जो इलेक्शन का कैंपेन चल रहा था तभी भी वो बताते थे कि युद्ध नहीं होने चाहिए और हम प्रयास करेंगे, रशिया और यूक्रेन को भी साथ में बिठा के बात करेंगे। युद्ध के खिलाफ है हम। ऐसी बात करके वो इलेक्शन अपना जीते। जी। वो पॉइंट उनका अपील भी किया था इवन अमेरिकन वोटर्स को भी। जी। कब तक ये प्रॉक्सी वॉर्स, टेररिज्म ये सब चलता रहेगा? तो अगर कोई सुपर पावर कंट्री के प्रोस्पेक्टिव लीडर युद्ध के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो वो हमेशा इनका एक स्वागत होता है। लेकिन युद्ध के बाद की जो इलेक्शन के बाद की जो अभी जो परिस्थिति है, पॉलिसी लेवल पे, इंटेंट लेवल पे वो कहते हैं कि युद्ध नहीं होना चाहिए। जी। लेकिन जब युद्ध होता है तो वो आमतौर पे वो एक साइड ले लेते हैं।
तो अभी जो परिस्थिति है ईरान और इजराइल में, तो इनका एक ऑब्वियस पैटर्न ऑफ अलायंस रहा है, तो वो इजराइल के साथ अभी कि जब हम मानते हैं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर होता है तो हम इजराइल के साथ, ये पोजीशन। जी दूसरी बात ये है कि बहुत गहरा पहलू है ये कि एक युद्ध में दो देश, उनके साथी और कुछ तीसरे फोर्सेस भी होते हैं जो नेशन के तौर पे नहीं दिखते। कोई इकोनॉमिक फोर्सेस है, कोई सेक्टर्स होते हैं, कोई आर्म सेक्टर होता है। वो हमेशा चाहते हैं कि युद्ध की परिस्थिति हमेशा चलती रहे। जब भी युद्ध चलता होगा, बॉइलिंग पॉइंट्स हो गए, तभी उनके हथियार है वो सेल्स में कन्वर्ट हो, और उनको अपना बिलिंग में इंटरेस्ट। तो एक 100 साल से ज्यादा, लगभग 110 साल से एक मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है कि जहां सारे मिलिट्री मैन्युफैक्चरर है, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, इसमें सॉफिस्टिकेशन बढ़ता जा रहा है। जैसे सॉफ्टवेयर में होता है तो वर्जन्स उसमें बढ़ते जाते। तो इनको अपने बिजनेस कैसे बढ़े, अभी बिजनेस कैसे बढ़ेगा जब बॉइलिंग पॉइंट्स बढ़ेंगे, तब जब तनाव रहेगा, तनाव एस्केलेट होगा, तब ये अपना कर सकेगी। जी अभी ये कॉन्ट्राडिक्शन है। एक और से राष्ट्र जो है और राष्ट्र समूह है, वो चाहते हैं कि युद्ध नहीं हो। इजराइल और ईरान कभी कभी बात करने की पोजीशन में भी आ जाते हैं, लेकिन तीसरे फोर्सेस का रुख क्या है वो किसी को पता नहीं। जी जब तक इनके साथ सिंक्रोनाइज करके तीसरे फोर्सेस के साथ नेगोशिएशन होगा, ठोस बात होगी, तब ये पोजीशन क्लियर हो सकती है। जी अब तो ईरान वर्सेस इजराइल, और आप स्टैंस अपना व्यक्त करते हो अपने स्टेटमेंट्स, फिर आप बात करते हो कोई और देशों से कि आप भी उसमें प्रयत्न में जुड़ जाइए, लेकिन कुछ बात बनती नहीं है। दैट इज बिकॉज ऑफ द थर्ड फोर्स जी विच इज हिडन। जब तक हम ये आइडेंटिफाई करके मेन स्ट्रीम में लाके बातचीत शुरू नहीं कर सकेंगे, और इसमें कोई मध्यस्थी का कोई भूमिका जो है इतना वो सिग्निफिकेंट नहीं है जब तक ये थर्ड फोर्सेस आप जानते नहीं। जी मध्यस्थी की किससे बात करें? हमारे भारत में जो इजराइल के राजदूत है, इन्होंने एक स्टेटमेंट किया है कि हम चाहेंगे कि भारत मध्यस्थी करे, जी भारत की क्षमता है, लेकिन भारत मध्यस्थी करेंगे तो किसके साथ मध्यस्थी? दो साइड तो होनी चाहिए। जी जी इसमें मल्टीपल कैलाइडोस्कोपिक सिचुएशन, और उसमें कौन कहाँ है वो हमें पता नहीं, एक्सेप्ट ईरान एंड इजराइल। जी तो ये सारी बातों को ध्यान में आगे चलकर रखना ही होगा कि दो देशों के बीच अगर लड़ाई हो रही है तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो उन्हें इस पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। बहुत अहम मुद्दा जो है उर्वेश जी ने उठाया है। डॉक्टर निकुल पटेल के पास वापस चलूंगी। डॉक्टर साहब, ये लगातार कहा जा रहा है कि भारत की विदेश नीति और कूटनीति सवालों के घेरे में आ रही है। क्या कहेंगे इसके बारे में, भारत की कूटनीति और विदेश नीति के बारे में अगर कुछ आप कहना चाहें, क्योंकि उस पर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब आपके साथ युद्ध हो रहा था तब आपके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, अब जब दो देश आपस में लड़ रहे हैं तो हम भी उनके साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। इस पर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, क्या उस पर कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? जी, विदेश नीति और जो कूटनीति है, अगर हम विदेश नीति की बात करें तो हमारे प्रधानमंत्री 2014 के बाद मेरे ख्याल से करीबन 90 देश के ऊपर जाकर आए हैं और करीबन 2000 करोड़ रुपया खर्च हुआ है।
तो उसका फायदा क्या होना चाहिए देश को, वो देश को पता होना चाहिए। लेकिन जब हम विकट में आए तब हमको क्या परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, हमने देखा। कोई हमारे साथ इवन आईएमएफ के लोन के पाकिस्तान को न मिले, उसके साथ किसी ने सहमति नहीं दर्शाई। हम जी। अकेले थे जो खड़े थे वहाँ पे। इवन हमारे जो पड़ोसी देश थे जैसे नेपाल, बांग्लादेश, वहाँ से भी हमें जो रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो ऐसा नहीं मिला। जी। अभी कूटनीति की बात की जाए तो डेफिनेटली हम ऐसा सोचते हैं कि हमारा देश का फायदा हो और वो फायदे के तहत हम सभी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, अच्छे से बात करें। हमने रेड कारपेट भी पूरे वर्ल्ड में जाके बिछाया अपने पॉलिसी के तहत और लोगों को इनवाइट किया कि भाई आप हमारे देश में आके इन्वेस्ट करिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने का एक दावा किया गया। पर हम देख रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जो सफलता मिलनी चाहिए जो दावों के सामने, वो कहीं न कहीं प्रस्थापित नहीं हो पा रही है या विफल हो रही है। तो डेफिनिटली एक विपक्ष की ओर से हमारा एक दायित्व बनता है कि अगर सरकार कुछ बोल रही है, कुछ क्लेम कर रही है और वो नहीं हो पा रहा है, तो हमें लोगों का ध्यान डेफिनिटली दौड़ना चाहिए, जिसकी वजह से क्या है कि लोगों को पता चले कि सरकार क्या कह रही थी और क्या बोल रही थी। अभी अगर हम बात करें तो आज ही रिसेंटली ही अभी एक प्रेस नोट प्रधानमंत्री की ओर से साझा किया गया है कि वो डोनाल्ड ट्रम्प के साथ एक 35 मिनट का बातचीत हुआ है। तो वो जी। प्रेस नोट और डोनाल्ड ट्रम्प का प्रेस नोट दोनों में इतना इतना तफावत है कि जो बातें हुई है वो कौन सी सच मानी जाए, बराबर है। वो कौन सी सच मानी जाए, डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहे हैं वो सच सच माना जाए या अपना गवर्नमेंट का प्रेस नोट आया वो सच माना जाए। तो जी। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट जब होता है तो डेफिनेटली विपक्ष एक जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन या सर्वदलीय बैठक की डिमांड करता है, लेकिन सरकार उसे सरे से नकार देती है। तो ये जो बातें हैं डेफिनेटली अच्छी नहीं है एक हेल्थी लोकतंत्र के लिए। तो ऐसी सब मुद्दे पे जब बातें होती है तो डेफिनेटली हम एक सवाल उठाते हैं और वो हमारा अधिकार है लोकतांत्रिक, और उसी वजह से हम प्रश्न पूछते हैं। ईरान और इजराइल का जो अभी युद्ध चल रहा है, हमारा स्टैंड चलो बेहतरीन है कि अभी हम कोई पक्ष में नहीं है, लेकिन अगर इसका जो भरपाई है आने वाले दिनों में, क्योंकि हमने देखा कि क्रूड ऑयल का प्राइस में ऑलमोस्ट 10% का राइज हो गया है, तो वो सीधा हमारा इकोनॉमी को असर करने वाला है। तो उसके लिए हमें क्या पैरामीटर्स, क्या प्रावधान, क्या स्टेप्स लेने होंगे, क्योंकि हमें पता है कि जब वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस 2008 में हुआ था तो डॉलर बैरल का भाव $140 तक हुआ था और जी। तब मनमोहन सिंह जी ने बहुत ही अच्छी तरह अपना इकोनॉमी को संभाल के उससे बचाया था। तो ये युद्ध का असर हमारे देश में ना हो, तो वो कूटनीति भारत की होनी चाहिए। विदेश नीति तो मुझे नहीं लगता कि हम जिस तरह क्लेम कर रहे हैं उस तरह सफल हो पा रही है। जी। तो मुझे लग रहा है कि आने वाली जो सिचुएशन है उसके लिए भारत को तैयार होना होगा, क्योंकि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है और अगर तीसरे विश्व युद्ध की ओर आगे बढ़ता है तो भारत को भी काफ़ी असर हो सकता है। उसकी तैयारियाँ पहले से करनी होगी और सरकार मेरे ख्याल से कर भी रही होगी। कुछ लेटेस्ट अपडेट है वो भी आपको दे देती हूँ। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है खामेनेई, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि हम सरेंडर करने नहीं जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कह दिया है कि अमेरिकी दखल हमें मंजूर नहीं है। अगर अमेरिका इसमें दखल देता है तो युद्ध की स्थिति और ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही ईरान के जो नागरिक हैं उन्हें व्हाट्सएप डिलीट करने के संदेश दे दिए गए हैं। व्हाट्सएप डिलीट, क्योंकि उसी से बहुत सारी खबरें फैल जाती हैं, ऐसे में वहां के लोगों को व्हाट्सएप डिलीट करने का आदेश दिया गया है। ज्योति जी, ये जो सारी सिचुएशन फैल रही है, बढ़ रही है, कैसे देखते हैं? भारत को किस तरह की तैयारियां करनी होगी? देखिए, तैयारियों में तो हमें सिर्फ यही करना है अभी फिलहाल तो, क्योंकि हम तटस्थ देश है तो हम कहीं खड़े नहीं रह रहे हैं, किसी को मदद नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारी जो अभी प्राथमिकता रहेगी वो वहां पर फंसे हुए अपने नागरिकों को बचाकर वापस लाना है। बस इतना ही हमें तो अभी फिलहाल करना है। लेकिन अगर जितना देखें हम कि जो अभी आप बात कर रहे थे, तो मैं देख रही हूँ कि अगर अमेरिका वहां पर दखल अंदाजी करता है सीधा सीधा, तो
अभी तक मुझे नहीं लग रहा था कि विश्व युद्ध की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि हर युद्ध में ये कहा जाता है, लेकिन होता नहीं है क्योंकि हर देश ये नहीं चाहता है। जी। लेकिन अगर अब अमेरिका सीधा-सीधा अभी तक यूक्रेन के युद्ध में भी नहीं किया या ताइवान के युद्ध में भी नहीं किया, लेकिन अगर वो अभी करेगा तो अभी क्या है कि मतलब हर देश के प्रमुख बदल चुके हैं। तो अभी जैसे ट्रम्प का जिस हिसाब से अभी रवैया रह रहा है, तो अभी वो हर जगह अनवांटेड है और मतलब थोपते हैं एक्चुअली अपने डिसीजन। वो बोलते कुछ है और करते कुछ है। ये तो चलेगा नहीं, लोग बेवकूफ नहीं है। तो अभी जो इनका ईरान का है कि भाई इनका एक मुझे सीधा पर्सपेक्टिव दिख रहा है कि ईरान को खत्म करो, ठीक वैसे ही जैसे पहले इराक को किया था। उस वक्त सद्दाम हुसैन से अमेरिका को, अभी खोमेनी से पर्सनल मुझे लग रहा है ये ट्रम्प ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने झुकने से मना कर दिया है। तो अभी आप अगर इनकी शर्तों को देखें तो इजराइल ने कहा कि जब तक खोमेनी खत्म नहीं होता हमारी वॉर रुकेगी नहीं। अब जिस तरह से पहले भी इराक पे केमिकल वेपन्स का आरोप लगाया गया था और वो सब गलत साबित हुआ था और वो पूरा देश तहस नहस करके वहां से अमेरिका निकल गया है। ऐसे ही मुझे लगता है अभी ईरान पे भी जो बढ़े आरोप कि वो परमाणु हथियार बना रहा है, लेकिन कोई मतलब उसका अभी कोई प्रूफ नहीं मिला है। उसके बिना वो सीधा अगर युद्ध कर रहे हैं तो इनकी मंशा सिर्फ और सिर्फ मतलब मैं तो इसको ईगो के रूप में ही देखती हूँ, क्योंकि काफी कुछ फिर वहां की जो जनता होती है वो भुगतती है और उसका पूरा सिस्टम सालों के लिए फेल हो जाता है, जैसे इराक और अफगानिस्तान का हुआ है। और अपन देखें तो अभी ये भी एक तरह से मैं दो मुहैया रवैया कहूंगी दुनिया का, क्योंकि हम परमाणु अगर पाकिस्तान पे हमला करते कि भाई वो परमाणु हथियार वो भी बना रहा था, तो हम अगर एहतियात के तौर पे हम युद्ध शुरू करते तो क्या ये दुनिया हमें करने देती? नहीं करने देती। तो फिर सिर्फ एहतियात के तहत किया गया ये युद्ध जायज कैसे हो सकता है? लेकिन अब ये है कि गाजा में जितना इनको तोड़-फोड़ करनी थी, इजराइल कर चुका है। नो डाउट वो अपना बहुत अच्छा दोस्त रहा है, लेकिन अभी जो मुझे युद्ध के पीछे की वजह लग रही है, तो वो जो नेतन्याहू है, तो उनको अपनी कुर्सी बचानी है, क्योंकि वो मतलब बहुत विवादास्पद रूप से वापस से सत्ता में आए हैं और किसी तरह से अपनी कुर्सी बचा के रखनी है। खुद के देश में लोग उनके विरुद्ध अभी भी जब चालू युद्ध था उनके विरुद्ध दिखाव हो रहे हैं, लेकिन अब वो अगर कहीं युद्ध नहीं करते हैं तो उन्हें अपने देश में जनता के आमने सामने होना पड़ेगा। और वैसे देखें तो अभी तक वो जो सफलता मिलनी चाहिए थी इन सब के बावजूद वो अभी तक नहीं मिली है। इतना मतलब गाजा पर अटैक करने के बाद, तहस नहस करने के बाद वो हर बंधक को नहीं छुड़ा पाए। अभी तक काफी बंधक हमास के कब्जे में है। और ईरान ने जो गलती की थी वो ये थी कि उन्होंने हमास के नेताओं को आश्रय दिया था, जो हमने देखा था कि पिछली बार जो पेजर बम का पूरा ब्लास्ट हुआ था, जो उसके टोच के कमांडर थे उनकी हत्याएं की गई थी मोसाद द्वारा। तो ये सब ईरान की सरजमीन पर हुआ, इसलिए वो ईरान को अपना दुश्मन मानते हैं। लेकिन हाँ, ये दुश्मनी इस तरह से पूरे देश को तहस नहस करना पड़े या पूरे विश्व को एक विश्व युद्ध की तरफ धकेल दिया जाए, तो ये बिल्कुल गलत चीज है। इतने लेवल तक पहुंचने वाली बात ही नहीं थी। पाकिस्तान भी सदियों से यही कर रहा है, सॉरी दशकों से यही कर रहा है, लेकिन हम अगर उतना अटैक करेंगे कि भाई पूरे पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया है तो कोई नहीं करने देगा। जैसे अभी हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में 3 दिन बाद ही हमें मतलब बंद करवाना पड़ा। तो ये जो दबाव है वो हमारे तक क्यों आते हैं, इजराइल पे क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये जो है, और दूसरा कि अभी जो चीन वगैरह उन्होंने ईरान की साइड ली है, ये कह सकते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो एक्चुअली चीन का ईरान से सीधा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कि अमेरिका से उसके पंगा है, तो वो अमेरिका अगर इजराइल की साइड ले रहा है तो ईरान लेगा। और चीन का एक्चुअली दूसरा भी मंशा ये है कि जो उसने सिल्क रूट निकाला है, सीपीईसी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान,
उसकी मंशा एक्चुअली वो ईरान तक लंबा होने की है जी और जी इसलिए भी वो ईरान की तरफदारी कर रहा है, लेकिन जी डर है कि कहीं विश्व युद्ध की तरफ हम ना चले जाए। जी जो क्रूड ऑयल है वो गल्फ कंट्रीज में है और अगर वहां पे इसकी सप्लाई अफेक्ट होती है तो अपने सिर्फ अपने देश में नहीं पूरी दुनिया में क्रूड सप्लाई मतलब उसके दाम बढ़ जाएंगे और उसकी जी पूरे विश्व में महंगाई बढ़ेगी। बिल्कुल कि अपना जितना एयर ट्रैफिक है जी वो भी बिल्कुल बहुत प्रभावित होगा क्योंकि जी एयर स्पेस तो सब अफेक्टेड है। उस जी पूरा प्लेन अगर घुमा के ले जाना पड़ता है हम्म रिस्की भी हो जाता है और एक्चुअली उसके दाम भी बढ़ जाते हैं। मतलब सोचिए बहुत बहुत सारा असर बदल होगा जाएगा। जी 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 तो बहुत सारा असर पड़ सकता है। ऐसे में दोनों देशों को समझाना होगा और अमेरिका जैसा बड़ा देश जो हमेशा ही ट्रंप जो है कहते रहते हैं कि मैं मध्यस्थी करना चाहता हूं, करवाना जानता हूं, मैं कहूंगा तो हो जाएगा। तो अगर हो जाए तो ईरान और इजराइल के बीच ये जंग रुकवा दें तो शायद उन्हें जो विश्व की महासत्ता बनने का शौक है वो पूरा हो जाए। लेकिन बड़बोले ट्रंप अभी कुछ भी बोल रहे हैं और उसकी वजह से ये जो युद्ध है वो आगे बढ़ता जा रहा है। चलिए नजर बनी रहेगी और आशा करते हैं कि देश दुनिया पर कम से कम असर के साथ ये जो स्थिति है उससे निपटा जा सके। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी व्यूअर्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स को वैसे हमेशा जुड़ते रहना चाहिए क्योंकि ये सारी बातें सभी नागरिकों के लिए जानना और समझना बेहद जरूरी है। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर कर लीजिए। अगर आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।